इस सीरियल किलर का अजीब शौक था। हर हत्या के बाद वो हमेशा एक बर्फ सी सफेद स्वेटर पहन लेता। कभी वो लाश के अंदरूनी अंग निकाल देता, कभी सिर काट देता, तो कभी शरीर को बारीकी से टुकड़ों में बांट देता। और अब इस खूबसूरत लड़की की लाश के साथ वो कौन सा डरावना पोज बनाने वाला है, ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि हर साइकोपैथिक किलर के पीछे एक दर्दनाक बचपन छिपा होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 8वें जन्मदिन पर जब बाकी बच्चे मोमबत्तियां बुझा रहे थे, उसके कानों में माँ की चीखें गूंज रही थी। पिता ने माँ को कमरे में खींच लिया था और भीतर से सिर्फ मारपीट और दर्द की आवाजें आती रही। सिया ने कान दबाकर खुद को जन्मदिन का गाना गाने की कोशिश की, लेकिन माँ की चीखें उसकी आत्मा तक उतर गई। सपने से झटके में जागी तो उसने खुद को लखनपुर में पाया, जहाँ वो अस्थायी फॉरेंसिक ऑफिस खोलने आई थी। सबसे पहले रहने के लिए घर चाहिए था। एक ब्रोकर आंटी उसे टूटा फूटा सा मकान दिखाती है, ताले टूटे हुए, दीवारें उखड़ी हुई। पर फायदा ये था कि वही जगह पुलिस स्टेशन और लाश फेंके जाने वाली साइट दोनों से करीब थी। सिया ने बिना समय गवाए तुरंत वही शिफ्ट होने की मांग कर दी। उधर पुलिस ने लड़की की हत्या और फॉरेंसिक ऑफिसर की मौत दोनों केस को जोड़कर एक साथ जांच शुरू की। मगर उस कातिल डॉक्टर की गर्लफ्रेंड गुस्से में बोली, मेरा बॉयफ्रेंड तो बेगुनाह था, वो अपनी ड्यूटी में हमेशा ईमानदारी से काम करता था। लेकिन सिया हमेशा उसे टारगेट करती रही। बड़ी मुश्किल से उसे साउथ क्रिकेट केस अकेले हैंडल करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उसने उसका हौसला तोड़ दिया। उसकी मौत की जिम्मेदार सिया ही है। पुलिस टीम के कुछ अफसरों ने भी मन ही मन सोचा कि अगर सिया से जवाब तलब किया जाए तो कहीं उसकी इज्जत पर तो आंच नहीं आएगी। आखिर सब एक ही टीम के साथ ही थे। इसी बीच ड्राई क्लीनर यादव अपनी रोजमर्रा की बिजनेस सर्विसेज में लगा था। वो मोहल्ले की आंटियों में काफी लोकप्रिय था। एक ब्रोकर आंटी उससे बोली, ऊपर का घर किराए पर चला गया है, ताले टूटे हुए हैं, जरा जाकर देख तो दे। यादव पहले तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही सुना कि किराएदार एक महिला फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसने तुरंत बहाना बना दिया, आज तो नहीं हो पाएगा, कल देख लूंगा। वैसे भी कल मेरी पत्नी और बेटे की बरसी है। उधर चेहरा ढककर सिया अपने किराए के घर से बाहर निकली। नीचे ही यादव की ड्राई क्लीनिंग शॉप थी। वो उसी गली से गुजरी जो सीधे उस जगह तक जाती थी जहाँ डॉक्टर की लाश फेंकी गई थी। चलते चलते उसकी नजर बिजली के खंभों पर लगे छोटे छोटे इश्तेहारों पर पड़ी। अचानक बचपन की यादें ताजा हो गई। वो भी कभी भारी भरकम बैग खींचकर ऐसे ऐसे काम करती थी जो उसकी उम्र के बच्चे सोच भी नहीं सकते थे। हर काम पूरा होने पर वही खंभों पर अपने छोटे छोटे विज्ञापन चिपका देती। लोगों को ढूंढने, सबूत इकट्ठा करने की सर्विस उपलब्ध। क्लूज इतने कम थे कि टीम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक ग्रुप सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगा ताकि पीड़िता और कातिल का मूवमेंट ट्रैक किया जा सके, जबकि दूसरा ग्रुप रिश्तों और जान पहचान की पड़ताल में जुटा। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया और ख्याल फिर उसी डरावनी रात पर लौट गया। उसके जन्मदिन की रात। भीतर का दरवाजा खुला तो माँ लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। खून इतना बह चुका था कि साफ लग रहा था। खोपड़ी फट चुकी है, शरीर पर दर्जनों जख्म है, शायद धमनियां भी कट चुकी थी। वो सीन देखकर सिया ने पास का कुशन कसकर पकड़ लिया। तभी पिता हांफते हुए बाहर आए और सामने वही शख्स खड़ा था जो आज मोहल्ले का ड्राई क्लीनर यादव कहलाता है। सिर से पांव तक खून में डूबे पिता को देखकर भी बच्ची डरी नहीं। उसकी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी और अजीब थी कि खून के प्यासे पिता तक सहम गए। बिना कुछ कहे वो बारीकी से खून के धब्बे साफ करने लगी। ये उसकी जिंदा रहने की जिद थी, जिसमें बचपन की मासूम आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही थी जो आज तक बुझी नहीं। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन दिल्ली पहुंचे ताकि कातिल की मूवमेंट ट्रैक कर सके। सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो मेट्रो स्टेशन पर उतरा था। पास ही लगे कैमरे में एक काले